जब अपने करियर स्टार्ट किया तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो है वो इतनी करियर काउंसलिंग्स और इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हुआ करती थी जैसे कि आज अवेलेबल है। जी। लाइक हमारे पास उस वक्त ना टीचर्स अवेलेबल थे, ना हमारी पेरेंट्स इस तरह से एजुकेटेड थे, क्योंकि हम मेमन फैमिली से हैं, तो यूजुअली हमारी बिजनेस माइंड के लोग मेरी फैमिली में, मेरे कजन वगैरह सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व आज तक। तो मेरे फादर का एक एम था कि यार तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो हमने कहा ठीक है। उसमें हमने अपनी एफर्ट शुरू करी। आई कैप भी उस वक्त होता था, और इसी प्रिपरेशंस के बीच में हमें पता चला कि एसीसी एक ग्लोबली रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी अच्छी वैल्यू है, और प्लस आप एसीसी करके फिर आप वो आई कैप वाली जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ले सकते हैं। तो एसीसी में हमने रजिस्टर कराया, और मैंने मेरा खाली एसीसी में रजिस्टर अपने आप को कराया था 1999 में। ड्यूरिंग उसी टाइम पीरियड के मैं अपना कुछ जो ओरेकल का भी बड़ा बूम था उस वक्त, जावा का भी बड़ा बूम था, तो मैंने पैरेलल ओरेकल के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इस किस्म की कोई चीज़ भी शुरू करी। और 6 मंथ्स के टाइम में पैरेलल मैंने ओरेकल भी कंप्लीट किया। कैट उस वक्त हुआ करता था, सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, जी। उसके भी पेपर्स मेरे निकलते गए। इसी के साथ साथ मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जो बीकॉम जो लोकल पाकिस्तानी ग्रेजुएशन होता है। सब्सिक्वेंटली हम एसीसीए में रजिस्टर हो गए। कैट कंप्लीशन के बाद कुछ एग्जामिशंस मिलती थी उस वक्त, और उसके साथ साथ फिर हमने एसीसी के साथ साथ पैरेलल मैंने एमए इकोनॉमिक्स करा। और 2005 में मेरा जो है वो कंप्लीट हुआ एसीसी। इस कंप्लीशन के बीच में मैं डिफरेंट किस्म की जॉब्स भी करता रहा। कुछ शॉर्ट टर्म बेसिस पे, कुछ कह लो कि आप लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी, थोड़ा इंडस्ट्री में भी इन होने के लिए, तो मैं यूजुअली जॉब्स, और मेरी एजुकेशन इस तरह से रही कि मैं एक अटेम्प्ट कम पेपर्स की ऑप्ट करता था। उस वक्त साल में 2 अटेम्प्ट होती थी। जी। एक मैं कम अटेम्प्ट वाली पेपर ऑप्ट करता था जिसमें 2 पेपर्स देता था, और दूसरी अटेम्प्ट में 4 पेपर्स फुल लेता था। जो 2 वाली अटेम्प्ट होती थी उस ड्यूरेशन के अंदर मैं 8-10 महीने की कोई जॉब करता था, और साथ साथ में अपने एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करता रहता था। सही है। तो 2005 में जब मैंने इसी से क्वालिफाई किया, तो फिर उसके बाद मैंने ये नीड फील करी कि शायद पाकिस्तान में रहते हुए एटलीस्ट ये कि आपको आई कैप की तरफ भी परसू करना चाहिए, और वही कंसिडर करते हुए मैंने फर्म ज्वाइन की इन 2005। जब मैंने फर्म ज्वाइन की, और उस वक्त की सिचुएशन ये थी जो शायद आज जो एसीसी को रिकग्निशन मिली भी उससे बहुत कम थी रिकग्निशन, इसलिए कि एसीसी जी। क्वालिफाइड लोग मार्केट में थे नहीं उस वक्त, और आई कैप की जो अपना इन्फ्लुएंस था लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, लोकल बॉडीज के साथ, और ऑब्वियसली वो स्ट्रेंथ नहीं मिली थी उस वक्त। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ज्वाइन किया, अर्नस्ट एंड यंग ज्वाइन किया मैंने 2005 में। उससे पहले मैं कुछ टाइम फैसल बैंक भी रहा जब मैं क्वालिफाई किया एसीसी के। तो प्रैक्टिकली जब मैंने 6 मंथ स्पेंड किए, तो उसके बाद ईवाई को उधर के जो पार्टनर्स, मैनेजर्स, जो आई कैप क्वालिफाइड लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, उनको ये रियलाइज हुआ कि जो है ना एसीसी की वर्थ एज गुड एज आई कैप है। द ओनली डिफरेंस वॉज कि वो एक माइंडसेट था लोगों का, और शायद उस वक्त तक जो है ना उनको इस किस्म की कोई रिसोर्स मिली नहीं थी जो अपने आप को ठीक है। प्रूव कर सके कि आप इक्विवेलेंट वैल्यू पे खड़े रहते हैं। ठीक। 2005 के बाद मैंने फर्म में तकरीबन मैं 4.5 साल रहा। मैं यूआई का शायद वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजर था, तो एसीसी क्वालिफाइड होने की बेसिस पे उन्होंने मुझे एज मैनेजर प्रमोट किया। फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम जो है एक शिपिंग कंपनी में काम किया यूआई छोड़ने के बाद, और लास्ट तकरीबन 9 इयर्स प्लस से मैं गधूम टेक्सटाइल में हूँ। अभी करंटली मैं सीएफओ पोजीशन पे हूँ। 2017 में मैं प्रमोट होकर सीएफओ बना था, उससे पहले मैं जनरल मैनेजर फाइनेंस था। राइट। सर, आज के टाइम पे आप क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि एसीसीए करने के बाद उनको आईकैप परसू करना चाहिए, स्पेशली जिन लोगों ने फर्म्स वगैरह ज्वाइन करनी है? क्योंकि ये मार्केट में जो स्टूडेंट्स हैं बोलते हैं कि भाई एसीसीएस को अभी भी जो है वो खास वैल्यू नहीं दी जाती। आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ सीएस आईकैप की मोनोपोली की वजह से। तो इस पे आप क्या कहेंगे? यार देखें, ऑनेस्टली एक बात है जिशान, इसके अंदर बहुत बड़ा शायद एक चैलेंज हमारी अपनी स्किल्स डेवलपमेंट का भी है। ठीक है, जब आप फर्म में जाते हैं या जब आप किसी को कहते हैं कि यार ये आई कैप चार्टर अकाउंटेंट है, तो वो अपनी जिंदगी काफी रफ एंड टफ टाइम्स को गुजार के आगे बढ़ा होता है। ऐसा नहीं होता। जब मैंने आर्टिकलशिप की, जब मैं जॉब पर था, तो जॉब इज कंपैरेटिवली बड़ी आसान होती है।
मैं फैसल बैंक में तकरीबन 1 साल रहा हूँ बिफोर ज्वाइनिंग EY। जॉब में आपका रूटीन टास्क होता है, आप सुबह 9 बजे आते हैं, जी। यूजुअली 7, 8, 9 बजे अगर लेट सीटिंग हो भी जाए, बट आपका रूटीन टास्क होता है, आपकी डेस्क होती है, आपकी एक रिस्पेक्ट होती है। जब आप फर्म में जाते हैं तो आपके लिए बड़ी हैसल्स होती हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट लोग, डिफरेंट मैनेजर्स, पार्टनर्स, कोलीग्स, हर किस्म का बिहेवियर आपको फेस करना पड़ता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बिल्कुल तो ऐसे ही। वो जो आपकी क्राफ्टिंग होती है उस फर्म लेवल पे, वो शायद एसीसी अनफॉर्चुनेटली वो मिस कर जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे क्या एसीसी, रीजन है कि एसीसी वो चीजें मिस कर रहा है, हालांकि नहीं एसीसी का ये चीज नहीं है, मैं कहूँगा प्रॉब्लम ये है कि देखिए एजुकेशन लेवल जो है, जो कोर है, सिलेबस है आपका, चाहे वो आई कैप हो, चाहे ICAW हो, चाहे आई कैप हो, चाहे ICMA हो, चाहे सीमा हो, तकरीबन सिमिलर जो 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 टॉपिक्स हैं, जो बस सब्जेक्ट्स हैं, वो सेम है। सिमिलर है यहाँ पे। सॉरी बीच में आपको काटूंगा, लेकिन एसीसीए की जो इवन स्पेशली हम लोग अगर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को देखें तो हमारा जो सिलेबस है वो आईकैप से एडवांस होता है। स्टिल हमारा एसीसीए का बच्चा जो है वो स्ट्रगल कर रहा होता है फर्म में जाके। वो इसलिए करता है ना कि देखिए उधर कंपटीशन नहीं है ना ICCA में। आप जब फर्म में जाते हैं तो आपके साथ कंपटीशन होता है, आपके मैनेजर्स, पार्टनर्स बहुत थॉरो रीडिंग के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक आपकी है। जो कोलीग्स होते हैं जो आपके साथ होते हैं वो बहुत थॉरो अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे होते हैं। तो कंपटीशन होता है एक्चुअली, जो अनफॉर्चुनेटली जो ACCA क्वालिफाइड लड़का होता है, उसने वो प्रोफेशनल जो कंपटीशन है वो फेस नहीं किया होता। वो तो बेसिकली एग्जाम्स देता है, क्वालिफाई करता है और फील्ड में आ जाता है। तो ठीक। उसकी वो जो रिजिडनेस है वो नहीं मिलती। दूसरी चीज कि हम अनफॉर्चुनेटली ये चीज कंसिडर करते हैं कि बीइंग ACCA क्वालिफाइड हम डे वन से कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो जो ठीक। आईकैप का जो बच्चा होता है वो एक्चुअली 3-4 साल ठीक ठाक एफर्ट करके मेहनत आया करता होता है, है। तो बेसिकली सही है। हाँ एग्जैक्टली तो वो जो एक एफर्ट है या वो जो एक उसकी जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग हुई भी होती है, वो ACCA लैक करता है। और वही चीज एक्चुअली उनको अडॉप्ट करनी है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब लर्न करें, चीजों को सीखें, लोगों से मशवरा करें। और एक एक देखें, बाय बाय डिफॉल्ट एक हर पर्सनालिटी का एक नेचर, एक पर्सनालिटी हर इंसान की, हम्म। उसके अंदर आपको बेसिकली इंप्रूवमेंट लानी है। आपको इतना डेडिकेटेड होना पड़ेगा, जरूरी नहीं है हर काम आपको कहा जाए। आपको इतना हार्ड वर्किंग, आपको इतना इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा हर लेवल से फ्रॉम द स्टार्ट। मैं अगर अपनी बात करूं तो बिफोर इवन ज्वाइनिंग EY, मैंने जिन जगहों पे काम किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं डे वन से, हम इनिशिएटिव्स की तरफ मैंने बहुत काम किया, IT की तरफ मैंने बहुत काम किया। कि डे वन पे जब मैं फैसल बैंक में हुआ करता था तो उस वक्त जो टास्क मुझे मिलते थे, उस वक्त तो मेरी कोई फर्म की लर्निंग भी नहीं थी। बट हम्म। इवन अदरवाइज उस वक्त भी जो है मैंने IT को बहुत यूज किया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल बाय डिफॉल्ट आपको करनी पड़ती है, आपको कुछ चीजें सिखाता नहीं है कोई कि यार आपने पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा जी काम करना है। ये एग्जैक्टली। आपको ऑन द जॉब अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करनी पड़ती है, अपना वर्कलोड खुद ही आपको मैनेज करना पड़ता है। कहीं पे आपको लेट भी बैठना पड़ता है, कहीं पे आपको लोगों को इग्नोर भी करना पड़ता है, कहीं पे आपको डिप्लोमेसी से भी चलना पड़ता है, कहीं पे आपको बहुत रूड भी होना पड़ता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द जॉब। वो इंसान को प्रैक्टिकली कोई भी सिखा नहीं सकता, सिर्फ एक गाइड कर सकता है। बट वो इंसान की अपनी नेचर है जो उसको अडॉप्ट करती है या इग्नोर करती ठीक। सर दूसरी ये बात जो एक बहुत स्टूडेंट्स में रहती है कि हम लोग जो हैं वो ऑडिट फर्म की तरफ जाएं या डायरेक्टली इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें, करियर के पर्सपेक्टिव से क्या जरूरी है कि है। देखो, ऑडिट फर्म लाजमी ज्वाइन करे बच्चा? मैं ऑनेस्टली अभी यही समझता हूँ। मैं एज प्रोफेशनल हर जो भी स्टूडेंट्स हों, जो प्रोफेशनल्स हों, उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप फर्म में जरूर कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, फॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो फर्म्स हैं उसके अंदर ठीक है, शायद आपको स्टाइपेंड इतनी नहीं मिलती, पैसे इतने नहीं मिलते, बट जो लर्निंग, जो क्राफ्टिंग आपकी यहाँ पर होती है ना, ऐसी शायद ग्लोबली कहीं पे भी नहीं। अच्छा, दूसरा, अदर देन प्रोफेशनल का आपका ग्रूमिंग, एक इंसान है, देखें हम जब, जैसे हम मिसाल के तौर पर आज मैं जॉब पर हूँ, मेरी इंटरेक्शन होती है दिन में 50 लोगों से, ठीक है, और वो पिछले 5 साल से हो रही है। अब बिल्कुल। मुझे हर एक का नेचर पता है कि कौन मेरी बात पे कैसे रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, किसके साथ मुझे सख्ती से बात करनी है, किसके साथ मुझे नरमी से बात करनी है, किसके कौन से वीक पॉइंट्स है। बट जब आप फर्म में जाते हो तो आप हर रोज हर हर क्लाइंट पे और हर नए क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव से अलग टोन में, अलग नेचर के आदमी से बात कर रहे होते हैं। आपके मैनेजर पार्टनर्स रोटेट हो रहे होते हैं, आपके सीनियर जूनियर्स रोटेट हो रहे होते हैं।
तो वो आपको बड़ा अच्छा एक स्किल डेवलप बाय डिफॉल्ट होती है। कोई जूनियर होता है वो टाइम पर आएगा, कोई जूनियर होगा वो लेट सेटिंग करेगा, कोई सेटिंग करवाएगा। तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आपको पॉलिटिकल भी होना पड़ता है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स बड़ी अच्छी आ जाती है, मैनेजमेंट स्किल्स। तो एटलीस्ट ये कि एक फ्लेवर मिलता है नंबर वन। और नंबर टू के जो हम जैसे हम भी ये चीज फेस करते हैं बीइंग एन एम्प्लॉयर, जब हमारे पास कोई बच्चा आता है तो अगर जरा सा भी उसके लिए टफ टाइम आता है ना, तो वो हाथ छोड़ देता है कि नहीं यार हम तो 5 बजे हम तो लेट हो गए, हमें तो घर जाना है। ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन कि लोग घर जाएं, टाइम पे आए, टाइम पे जाएं, इट्स फाइन। बट समटाइम्स नेचर ऑफ द जॉब्स ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर हम टाइम नहीं देख सकते। देना आज की पड़ता डेट है। में जिस वक्त आज की डेट में हम बैठे हुए हैं, आज प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम कोई काम नहीं करें लेकिन हम 24/7 कनेक्टेड हैं आज। तो बिल्कुल। आज जिस तरह से हम काम कर रहे हैं एज प्रोफेशनल्स, तो रात को 10 बजे भी काम हो रहा है, 12 बजे भी काम हो रहा है, क्योंकि पूरा दिन जाया हो रहा है। और अब बिल्कुल। जब आप ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स की बात करते हो, अपने आप को ग्रूम करने की बात करते हो, तो फिर ये जो सिस्टम है आपका ना कि ये इस टास्क तक मैं काम करूंगा और इसके आगे नहीं जाऊंगा, ये हम्म, आई थिंक ये सबसे बड़ा बैरियर है। और वो बहुत ज्यादा मिस करता है एसीसी स्टूडेंट, क्योंकि उसने वो एनवायरनमेंट रफ देखा नहीं है जो फर्म्स में होता है। जिस बिल्कुल। तो जिस रात को 2 बजे तक बैठना फॉर एग्जाम्पल। तो अब प्रॉब्लम ये है ना कि अब आप मिसाल के तौर पे जिस बॉडी से कॉम्पीट करने जा रहे हो, वो हम्म। क्वालिफिकेशन वाइज तो आपके इक्विवेलेंट है, ठीक है। बट हाँ। नंबर वन, उसने जो उसकी एप्लीकेशन है वो इतना रिगरसली एसीसी ने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसने हम्म। ऑब्वियसली वो एक किसी इंडस्ट्री में गया है, 2 इंडस्ट्री में गया है, 3 इंडस्ट्री में गया है। नंबर टू इसके उसकी जो कह लो कि जो हार्ड वर्किंग है जितनी कि वो एक फर्म में कर कर आया है, उसको आप कॉम्पीट नहीं कर। तो उसको बेसिकली अगर देखा जाए, मैं कहूँ तो इसको एसीसी ने बड़ा अच्छा कवर किया है, बट अनफॉर्चुनेटली हम एज प्रोफेशनल हमारी या जो हमारी अपनी एसीसी की कम्युनिटी है वो उसको उस तरह से फॉलो नहीं कर पाते, स्पेशली स्टूडेंट्स, कि जो एसीसी के मैगजीन्स हैं, हम्म। एसीसी का जो ऑनलाइन लिटरेचर अवेलेबल है, एसीसी की जो रीच है, एसीसी के जो डिफरेंट सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, हम्म। पीपीटी के बहुत सारे जो इवेंट्स एसीसी कराता है वेबिनार के थ्रू, हम शायद उसको इतना सीरियसली लेते नहीं है। देखें मेजॉरिटी अभी लोग देखते मैं भी नहीं है। बेसिकली देखिए मैं शायद आज ऑनेस्टली बताऊं कि मेरे लिए टाइम निकालना देना बहुत मुश्किल काम है, बट फिर भी मेरी एटमोस्ट कोशिश होती है कि मैं सब्सक्राइब करूं, अपने आप को शेड्यूल करूं और किसी तरीके से जरा सा भी सही लेकिन मैं वेबिनार अटेम्प्ट करूं। आज भी कोई इवेंट्स होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहां पर प्रेजेंट हूँ, नॉट ओनली बिकॉज कि मुझे जाना अच्छा लगता है, बट जब आप जाते हो तो नंबर वन आप कुछ चीजें सीखते हो और कुछ चीजें रिफ्रेश होती हैं। ऐसा बिल्कुल। नहीं होता ऑलवेज कि आप कहो कि यार वो, और ये जहन के यार हमने सब कुछ सीख लिया है, हम इसी से क्वालिफाइड हो गए, हमने 10 साल इंडस्ट्री में लगा दी, अब हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। ये बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि बड़ी ही शॉर्ट साइटेडनेस है हमारी, और ये ईगो फैक्टर है जो शायद कुछ लोगों में होता है। बट ये डेफिनेटली हमें नहीं करना चाहिए, हर रोज हर चीज, ये छोटी से छोटी पर्टिकुलर चीजें आई माइंड गेस हमारी सोसाइटी में ये चीज ज्यादा है कि यार हम तो बस पढ़ पढ़ के जीते हो गए, हमें और कुछ जरूरत नहीं है। हालांकि वो अपने एक प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ा हुआ होता है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, वो तो हमारी जिम्मेदारी है थ्रू आउट जब तक हम लोग हैं कि हम लोगों ऑन की गोइंग है, ट्रेनिंग ऑन गोइंग करें। है। मैं आपको बताऊं जीशान, मैंने एक जैसे मैं जब बैंक में था हम्म। तो मैंने तकरीबन 3 महीने फाइलिंगें की हैं, ओनली फाइलिंग, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब देखो उसमें उस वक्त मेरे लिए भी चैलेंजिंग टास्क था, मुश्किल काम था कि यार मैं इसी से क्वालिफाइड हूँ, मास्टर्स किया हुआ है मैंने, और मैं हम्म। बैंक में आके फाइलिंग कर रहा हूँ। बट जो फाइलिंग मैंने वहां पर सीखी, वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं उधर, वो मुझे आज तक याद है। और उसकी एप्लीकेशन किधर किधर करनी है वो मुझे आज तक याद है। वो वॉल्ट कैसे मैनेज होता है, उसके डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं, उसकी गवर्नेंस कैसे होती है, वो फाइल निकलती कैसे है, वो फाइल जाती कैसे, कितने हाथों में घूमती है। तो ये हर चीज आपकी एक लर्निंग एस्पेक्ट है, उस चीज को आप कभी भी शायद नहीं छोड़ सकते। ठीक। सर फिर अब एक कंप्लेंट बहुत ज्यादा आती है बच्चों की कि यार एसीसी वाले को तो जॉब मिलती नहीं है, अगर सिलेक्शन हमारी नहीं होती है या हमें इंटरव्यू कॉल्स नहीं आती हैं, और अगर मिल भी जाती है तो वही जो अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले कि यार सैलरीज बहुत कम होती है। अब मैंने कहा ऐसे ना लोगों के देखिए, लिए, इसमें ऐसे भी लोगों देखें को वही, क्या बोले। वो वो प्रॉब्लम इसमें भी है जीशान, कि हम जैसे हम जब इंटरव्यूज कर रहे होते, देखें इंटरव्यूज यूजुअली बड़ी एंटिटीज में बड़ी मुश्किल से, नंबर वन एक तो ऑब्वियसली सीवी की आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, नंबर वन। हम्म। वो खैर ऑब्वियसली मेरी उसमें इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं शायद उसमें बहुत अच्छा कमेंट नहीं कर पाऊँ। बट जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, तो हम्म। अगर हम हाफ कुक जाते हैं, हाफ प्रिपेयर्ड जाते हैं, हाफ हार्टेडली जाते हैं,
कि यार हमें मिलना ही नहीं है, छोड़ो हमने नहीं करना, तो आपने समझ लो ना 50% तो वैसे ही लॉस कर लिया। अब आप जब जा रहे हो और आप वहां पर बैठे हुए हो, बड़ा कैजुअली बिहेव कर रहे हो, तो सामने वाले को लगता है कि यार आपको शायद इतनी जरूरत ही नहीं है या आपके अंदर इतनी एबिलिटी। तो ऑलवेज जब भी आप जॉब के लिए कोई भी आप अप्लाई करते हैं, कॉल्स आती हैं, ऐसा नहीं है, पर देखिए एक हर एंटिटी में एक लिमिटेड स्केल है। देखो एसीसी आज मेरे ख्याल है हजारों की तादाद में होगा, आई एम नॉट श्योर एसीसी के पास ज्यादा बेहतर नंबर होगा जो एसीसी मैनेजमेंट है, बट ठीक ठाक एसीसी आज भी इंडस्ट्री में पेनिट्रेटेड है। हर बड़ी कंपनी के अंदर, हर छोटी बड़ी पोजीशंस पे आज ओनली एसीसीएस भी बैठे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं से तो कहीं ना पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि एसीसी को ऐसा जॉब ही नहीं मिल रही। आज बहुत सारे लीडिंग बैंक्स में एसीसीए मौजूद हैं, बड़ी मल्टीनेशनल्स में एसीसीए मौजूद हैं। तो प्रॉब्लम ये नंबर वन, अपने आप को प्रिपेयर करें। वंस यू गेट द कॉल, अपने आप को इस 100% प्रिपरेशन के लिए जाएं कि ये आपका फुल एंड फाइनल लास्ट चांस। बिल्कुल अगर आप ये सोच के जा रहे हैं ठीक है हो गया नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, वो कभी भी नहीं है। एरोगेंस, बिल्कुल ईगो फैक्टर, ये बहुत सारे लोगों के अंदर आ जाता है बिल्कुल कि यार वो एचआर का कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, उसको क्या पता है। देखिए अगर आपने अपनी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप नहीं की तो आप डे वन से ही फेल हो जाओगे। रीजन इज कि आप, ठीक है आप टेक्निकली में भी बहुत साउंड हो, बट जहां पर आपका कोई पीपल मैनेजमेंट इशू आया, आपके ईगो फैक्टर आया, आप अपने आप को उस तरह से सेल नहीं कर पाए वो एचआर के फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव के सामने, आपकी सीवी वैसे ही कट डाउन होगी। नंबर वन। नंबर टू इज कि जब आप अपने आप को, देखो ये ऐसी चीज है कि आप अपनी सर्विसेज ऑफर करने जा रहे हो, तो आपको अपने आप को मैक्सिमम मार्केट करना है, आपका पोटेंशियल आपको शो करना है। सामने वाला आपसे आपका पोटेंशियल नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके पास तो 50 और लोग आ रहे हैं एक वक्त में, ठीक है। एक आप जॉब पोस्ट खुलती है, उस पर 50 लोग अप्लाई करते हैं, बस 15-20 कम से कम उसमें इंटरव्यू पे कॉल्स आती है जो इंटरव्यू के लिए लोग। बिल्कुल तो आपने बेसिकली आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो, बट आपको अपनी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेशन को उसको अट्रैक्ट। नंबर वन। नंबर टू, आप ये चीज ध्यान रखनी है कर रहे हो वो सच हो। देखिए सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपने आप को इम्प्रेस करने के आपने अपने आप को ओवर सेल कर दिया, ठीक है। सही है अच्छा, ओवर सेल करने में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तो जब आप सीनियर लेवल पे जाओगे, ऑब्वियसली सेकंड टीयर पे इंटरव्यू होगा, मे बी थर्ड टीयर पे किसी जगह पे होता है, जब आप जाओगे तो पहली बात तो आप वहां पर आपके लिए सर्वाइव करना हो सकता है मुश्किल हो जाए अगर आपने अपने आप को ओवर सेल कर दिया। नंबर टू, जो लोग कहते हैं कि सैलरी कम होती है, उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अगेन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते जिस एक्सपेक्टेशन का पे आपको हायर किया गया। आप आए, आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दे दिया, आपने बड़ा सारे जितने भी लेवल ऑफ इंटरव्यू थे उसको क्रॉस कर लिए, बट अगर सब्सिक्वेंटली आप जॉब में परफॉर्म नहीं कर पाए तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको कंटेन नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि भाई आप, वो अपने आप को रोक के रखेगा कि नहीं हमने निकाला। तो आप ओवर सेल नहीं करें। ये जो वैसे एथिकली भी हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए और गाइडलाइंस नहीं है, ओवर सेल ना करें अपने आप को कि कहीं आपको उसको हैंडल करना मुश्किल हो। तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट, जो आप कर सकते हो वो बताओ, आपकी जो स्किल्स हैं वो सेल करो, अपने आप को प्रेजेंटेबल प्रिपेयर्ड रखो कि सामने वाले को लगे कि आपको जरूरत है और ये आपकी जरूरत है। मतलब ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि आपको एज स्टूडेंट, एज एम्प्लॉय आपको जरूरत है कि आपको जॉब मिले। अच्छा, जॉब का जो दूसरा आपका एक कंसर्न था, कम सैलरी, डेफिनेटली कम सैलरी है, बट अगेन मैंने कहा कि देखें, मैं अगर एज एन एम्प्लॉयर बात करूं तो आज अगर मेरा कोई अच्छा रिसोर्स है, ठीक है, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा उसको लूज करना। मैंने एक मिनिमम लेवल पे किसी को हायर किया, मेरे पास अब ये अपॉर्चुनिटी आती है कि मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि उसका मैक्सिमम इंक्रीमेंट लगे, वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाए। तो ये चीज भी अगेन आपको ही प्रूव करनी होगी। अच्छा, और दूसरा टेक्निकल है, ऑनेस्टली टेक्निकल स्किल्स जो है ना वो एक पार्ट ऑफ कंप्लीट प्रोफाइल है। शायद मे बी 20%, 30%, 40% बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अगर चले जाए, 60% आपकी अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं और अदर प्रोफेशनल स्किल्स हैं, विच इंक्लूड्स आईटी, विच इंक्लूड्स आपका एचआर, विच इंक्लूड्स आपका मार्केटिंग एक्यूमेन, कि आपका जहन कितना काम करता है। आज कोई बिठा के ये नहीं पूछता कि आपने कितने डेबिट करें और कितने क्रेडिट करें, ठीक है। हम ना एक्सपेक्ट करते हैं, ना मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं पे ये चीज की जा रही है। ये सारे काम सिस्टम डेबिट खुद कर रहा क्रेडिट है और करने के लिए आई सॉफ्टवेयर है हमारे पास ओरेकल्स वगैरह यस, एवरी एवरीवेयर देयर इज अ सॉफ्टवेयर ना। अब आपको SAP
पे है, आप ओरेकल पे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट पे हैं, आपकी एंट्री नहीं देखता हूँ। कोई बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन होती है तो डिस्कशन में हम बैठते हैं, अदरवाइज कोई डिस्कस नहीं करता। जो चेंजेस आईएफआरएस की आई, थोड़ा बहुत इस पर डिस्कशन हो गया कि क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, बट इसकी अकाउंटिंग एंट्री में ये वो एक दफा हमने देख ली, डिस्कस कर ली, दैट्स इट। वो अब 2 साल बाद कभी घूम के सामने। अब आपको एनालिसिस पे काम करना है, नंबर 1। आपके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स डेवलपमेंट करने की स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर आईटी की बहुत स्किल्स होनी चाहिए, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी का यूजेज है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपने अपने आप को वो अकाउंटेंट एक्सटेंट तक लिमिट नहीं रखना। अब आप अकाउंटेंट नहीं हो, अकाउंटेंट सप्लाई चेन में भी बैठे हुए हैं, अकाउंटेंट सेल्स डिपार्टमेंट में भी बैठे हुए हैं, अकाउंटेंट आपके प्रोडक्शन में भी बैठे हुए हैं, ऑपरेशन में भी बैठे हुए हैं, फाइनेंस में भी बैठे हैं, कंप्लाइंस में भी बैठे हैं। तो वो अपने आप को अगेन मैं कहूंगा वो आइसोलेट ना करें कि नहीं यार मैं डेबिट क्रेडिट करके सीख कर आया हूँ, मैं डेबिट क्रेडिट ही करूंगा और उसी पे मुझे पैसे मिलेंगे। कोई पैसे नहीं देगा आपको। इस काम करने के लिए सब लोगों ने कंप्यूटर। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है आजकल, मतलब बहुत लोगों को मैंने सुना है कि यार हम लोग एसीसी एफिलिएट हो गए हैं, अब एसीसी मेंबरशिप क्लेम करने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पैसे जाए, हमें इससे कोई गेन नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए क्या कमेंट्स है कि भाई अब मैं तो बहुत समझाने की, जो मेरे पास इस तरह का आता है मैं कहता हूँ भाई क्यों नहीं फायदा इसका, ऑब्वियसली फायदा है, आपका जॉब मार्केट में आपकी इसमें वर्थ बढ़ती है, एफिलिएट की इतनी वर्थ नहीं जितनी मेंबर की है, लेकिन स्टिल वो एक आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, जो भी बच्चे की अपनी नॉलेज होती है उस हिसाब से। उस पे आप क्या देखिए ये कहेंगे? इस पे मैं बहुत ज्यादा शायद इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट एक चीज तो मुझे समझ में आती है बड़ी क्लियर कि आप एसीसीए मेंबर बनते हैं जब आप अपने आप को मेंबरशिप पे रजिस्टर कराते हैं, आप जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाली रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि देखें बहुत सारी एंटिटीज ऐसी हैं जो आपका स्किल्स देखती हैं और वो एक चीज ये समझती हैं कि यार जब आप मेंबर बने तो डेफिनेटली आपने जो क्राइटेरिया ग्लोबली रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन के हैं वो मीट करें जब भी उसने आपको मेंबरशिप दी, अदरवाइज वो आपको मेंबरशिप नहीं ऑफर करता। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि शायद हमें समझना चाहिए, ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा जो है ना, आप एक 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 प्रोसीजर है, एक एक जो इंस्टीट्यूट है जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, जो जिसने हमें रिकग्निशन दी है, आज मैं आप जिस भी हम जगह पे बैठे, तो बेस पे तो हमारे एसीसी क्वालिफिकेशन ही है, चाहे वो एफिलिएट है चाहे मेंबर है। तो अगर उसका एक प्रोसीजर है तो आई थिंक वो हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि वो भी अनएथिकल, मैंने कहा अगेन हर चीज में हमें एथिकल होना चाहिए। ठीक है, उसका फायदा या नुकसान, लेकिन आज जिस जगह पे बैठे हुआ वो तो उसको आप उस लेवल तक पहुंचे इसलिए क्योंकि उसने आपको एफिलिएट बनाया है, उसका प्रोसीजर है, आई थिंक वो हमको फॉलो करना सर विद पर्सपेक्टिव अगेन बात करें सैलरी के हिसाब से, एक बंदा जो है उसको काम करते हुए 7-8 साल रह हो गए, ठीक है, चाहिए। और उसने हम्म मेंबरशिप क्लेम नहीं करी है, इन हम्म कंपैरिजन एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने उसको भी 7-8 साल हो गए हैं और उसने मेंबरशिप क्लेम करी है, अब उसको एफिलिएट को क्या सैलरी कम मिलेगी एज कम्पेयर टू मेंबर, और उसकी रीजन क्या होगी? ठीक है, अब हम जैसे एसीसी के अप्रूव्ड एम्प्लॉयर हैं गदून टेक्सटाइल, ठीक है, तो हम्म हमारे लिए तो ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि अगर कोई एफिलिएट है और वो अपनी सीवी पे दिखा रहा है कि वो 4 साल का एक्सपीरियंस कैरी करके चल रहा है या 5 साल का करके चल रहा है, तो हम उसको ये सजेस्ट करते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि भाई आप एफिलिएट में आप मेंबर बने। दूसरी चीज, हम बीइंग एन एम्प्लॉयर हम शायद उसको कुछ वेटेज डेफिनेटली ज्यादा देंगे कि जो अगर हमारे पास एज मेंबर आएगा, इवन सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, सेम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन और सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस के बेसिस पे भी हमारी प्रेफरेंस होगी कि हम किसी मेंबर को ही प्रायोरिटी देकर अपॉइंट करें, ठीक है। और इसके अलावा मेरा ख्याल है दूसरी कंपनीज भी यही फॉलो करती हैं, यस वो बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये बड़ी क्लियर सी बात है कि क्वालिफाइड दोनों हैं, लेकिन एक ने जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स हैं इसी वो फुलफिल कर दी हैं और दूसरे ने किसी भी वजह से अभी तक फुलफिल नहीं, तो वो शायद हमारे लिए प्रेफरेबल इतना नहीं होगा। सर फिर अब बच्चा जो है वो भी कहता है कि भाई अब मैंने आगे जॉब की तरफ, मार्केट की तरफ जाना है और आखिरी 4 पेपर्स बचे हैं ऑप्शनल पेपर्स, विच इज एडवांस टैक्स, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडवांस ऑडिट एश्योरेंस। तो वो क्या फैक्टर्स कंसीडर करें बिफोर चूजिंग 2 ऑप्शनल पेपर्स के मुझे ये देने चाहिए? यार अब देखें, ये अगेन वही वाली बात है कि स्किल सेट की बात है। लेट्स से हमारे जब मैं था तो उस वक्त जहाँ तक मुझे ध्यान है वहां पर हमारे पास एक एडवांस टैक्सेशन होता था,
एक एडवांस ऑडिट होता था, एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट था और एक बिजनेस मैनेजमेंट था। ये 4 सब्जेक्ट से मैंने उस वक्त बिजनेस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चूज किया था। रीजन इसके मेरा इंटरेस्ट उस तरफ था और उस वक्त पाकिस्तानी वेरिएंट आई थिंक आया नहीं था। मेरा बाहर जाने का भी कोई इरादा नहीं था, नहीं तो वो जो आपका जीबीआर वर्जन होता था टैक्स का या ऑडिट का, तो लोग उस वक्त बहुत सारे जो बाहर जाते थे, यूके जाते थे या कहीं और, उस वक्त यूजुअली हम जब पढ़ रहे थे तो लोग यूके की तरफ ज्यादा मूव करते थे एसीसी के बेस पे। तो उस वक्त लोगों का कंसर्न होता था कि यार हम जीपीआर बेस कर लें ताकि हमें बाहर एक जो है ना वो सपोर्ट मिल जाए जॉब में या फर्म में कहीं। अब ये ऑल डिपेंड्स कि आपका आपका अपना कैरियर पाथ आपने क्या चूज किया हुआ है, आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर आप चाहते हैं किसी कंप्लाइंस लेवल की किसी फर्म में आप रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप कैरियर के स्टार्ट कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से करते हैं, लेट्स से एज ट्रेनिंग करते हैं, मैनेजर की तरफ जाते हैं, तो फिर आई थिंक ऑडिट वाला और जो टैक्स वाला ऑप्शन है वो अच्छा है। आप समझते हो कि नहीं यार मैंने जो है मेरी मेरी अपनी इंटरेस्ट या मेरी अपनी जो एक्सपर्टीज है वो टुवर्ड्स ये बिजनेस मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा है, तो फिर उसको उस तरफ जाना चाहिए। ये बेसिकली आपने खुद ने चूज एंड पिक करना है कि आपने आपका आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। और अगेन मैं एक एक बहुत बड़ा फैक्टर उसमें शायद ये भी होगा कि आपके लिए क्वालिफिकेशन के लिए रास्ता कौन सा आसान करता है। ठीक, जरूरी नहीं है कि शायद मैं कहूँ नहीं मैंने टैक्स अगर लिया है या मेरे दोस्त ने टैक्स लिया है या जैसे मेरे टीचर ने टैक्स रिकमेंड किया तो मैं टैक्स लूंगा। मुझे टैक्स मुश्किल लगता है, मैं समझता हूँ मैं टैक्स को नहीं क्लियर कर पाऊंगा, इट्स बेटर कि फिर मैं दूसरा पेपर ऑप्ट करूँ और अपनी अपनी स्किल्स को फिर मैं उस डायरेक्शन में इम्प्रूव करूँ। ठीक है ना। अब लेकिन वो मैंने कहा कि वो आपको खुद वेट करना पड़ेगा कि आपके लिए टैक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वालिफाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप चाहते हो कि नहीं मैं भले 2 की जगह अल्लाह ना करे तो 3 अटेम्प्ट भी लग जाए बट मुझे टैक्स ही क्लियर करना है और मुझे अपना आगे करियर टैक्स की तरफ ही बढ़ूंगा। ठीक। अब बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरे यार लेट से 5 पेपर हो गए, 6 पेपर हो गए, अब मुझे जॉब की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि यार क्वालिफाई हो जाएं फिर जॉब की तरफ जाएं, तो क्या बेटर है एक स्टूडेंट के लिहाज से? क्योंकि फिर ये उन इनमें से ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे निकलते हैं जो जॉब में चले जाते हैं और जोश में आके तो चले जाते हैं, क्वालिफिकेशन अभी चल रही होती है, अब फिर वो आते हैं जॉब में। अब जॉब में जब वर्क प्रेशर पड़ता है तो पढ़ाई उस तरह से हो नहीं पाती है, या तो पेपर्स देके फेल हो रहे होते हैं या पेपर ही देना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से तो उनका करियर भी बीच में कहीं रुक जाएगा। ऑब्वियसली एक लेवल तक ग्रोथ होगी, जब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी ग्रोथ रुक जाएगी। तो अब ऐसों के लिए क्या एडवाइस होगी? बिल्कुल सही है। ये देखें, नंबर वन, अगर तो आपकी कोई फाइनेंशियल नीड ऐसी नहीं है तो आई थिंक कि आप बहुत फोकस होकर अपने क्वालिफिकेशन को परसू करें। ठीक है। रीजन इसके ये आप अदरवाइज जो है ना आप बेसिकली आपका माइंड दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और शायद आप इन दी एंड कुछ भी अर्न नहीं कर पाओगे। अगेन वो कि ना आप क्वालिफाइड हो पाओगे और ना शायद आपकी सैलरी या आपकी पोजीशन ना आपकी उसके दूसरा हो पाए। हमने जब अपना जैसे मैंने बताया कि जब मैंने शुरू किया था मैंने अपने आप को उस तरीके से प्लान किया था। हम भी ऑब्वियसली हमें भी काउंसलिंग नहीं मिलती थी बट हमारे दोस्तों के कुछ ग्रुप थे जिसने सब ने हमने मिलके डिसाइड किया कि नहीं हमने इस तरह से करना है। तो एक दोस्त ने जॉब करी तो दूसरा भी किया तो तीसरा भी किया तो चौथा भी किया। अदरवाइज मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन को परसू करें, उसको खत्म करें और उसके बाद इंडस्ट्री में जाने का सोचें, अनलेस कि अगर आपकी कोई ऐसी फाइनेंशियल कमिटमेंट हो जिसकी वजह से आपको जॉब परसू करनी पड़े। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। जॉब में वंस यू आर इनटू द जॉब टाइमिंग्स मैच कराना बहुत मुश्किल काम है। एम्प्लॉयर को ठीक है, एक जो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है वो कहीं कहीं रिलैक्सेशन देते हैं बट वहां पर ये समझने की जरूरत है कि हम उस वक्त पे कर रहे हैं एज एम्प्लॉय, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप कहें कि यार मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, 20 दिन की छुट्टी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है एक हफ्ते की क्योंकि आप मिल रूटीन जाती के है। टास्क में इन्वॉल्व होते हैं। एक हफ्ता, 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन। दूसरी चीज ये कि जैसे मंथ एंड क्लोजिंग होती है, डिफरेंट टास्क आ रहे होते हैं तो समटाइम्स उधर भी लेट सेटिंग्स भी हो रही होती है तो वो भी आपके लिए चैलेंज होता है। तो आई सजेस्ट कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, क्वालिफाई करें और फिर इंडस्ट्री में या आप firm की तरफ। अब एक स्टूडेंट है, जैसे आपने कहा कि भाई उसकी फाइनेंशियल नीड ऐसी है कि उसके ऊपर अब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उसको जॉब करनी है। ठीक है, उसको अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है और उसको जाहिर है जॉब भी करनी है, उसके घर के हालात ऐसे हैं। अब उसके लिए ज़ाहिर है अब एक ये चैलेंज आ गया है
और कहीं ना कहीं हम लोग भी इस सिचुएशन से गुजरे हैं, जैसे आप बिल्कुल भी बिल्कुल। जॉब करते रहे हैं। तो आप किस तरह मैनेज करते थे कि यार मेरी पढ़ाई भी होती रहे और पेपर्स भी होते रहे? अब हालांकि एसीसीए ने बहुत आसानी कर दी है कि साल में 4 अटेम्प्ट कर दिए हैं, ठीक है। हम्म, लेकिन स्टिल यहाँ पे अब एक इशू ये भी आता है कि भाई लोग कहते हैं कि यार 4 अटेम्प्ट कर दिया तो हर अटेम्प्ट में ही पेपर दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो अब हालांकि आसानी हो गई है, लेकिन स्टिल बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो स्ट्रगल करता है। अब ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस होगी? एक। नहीं अगेन देखिए ना, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मैंने एक अटेम्प्ट में 2 पेपर्स दिए, एक अटेम्प्ट में 4 पेपर्स दिए, ठीक है। तो वो 2 अटेम्प्ट जब 2 पेपर्स में अटेम्प्ट करता था तो अपने आप को मैं गेट अप करता था, प्रिपेयर करता था। फिर हम्म, मैंने जैसे कि जब 4 अटेम्प्ट की, जब मुझे 4 पेपर्स को अटेम्प्ट करने की जिस वक्त मेरी होती थी, तो उस पीरियड में मैं फिर जॉब नहीं कर रहा होता, तो वो ठीक है, वो लकीली उस पीरियड ऑफ टाइम पे जॉब अनफॉर्चुनेटली मिल भी गई थी। और लेकिन मेरी प्रायोरिटी जॉब नहीं थी, मैं जॉब कर रहा था फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ जॉब। हम्म, उस वक्त शायद मेरी प्रायोरिटी जॉब नहीं थी, मेरी प्रायोरिटी अगेन क्वालिफिकेशन ही थी। बट जैसे मैंने कहा ना कि हमें उस वक्त कोई काउंसलिंग उस तरह से नहीं मिलती थी, तो हमने कहा ठीक है जॉब भी कर लें और पढ़ाई भी कर लें। हम्म। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब के साथ पढ़ाई करना, और फाइनेंशियल नीड है, तो बिल्कुल, इट्स मैं बेटर खुद कि समझ आप सकता हूँ इस चीज को तो। बिल्कुल स्लोली जाएं पे। ठीक है, अगर आपने क्वालिफाई करना है, आप एक एक पेपर करके दें, 2 पेपर्स करके दें, अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड करें। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आप 3 महीने में प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आप 6 महीने बात करें, आप और 9 महीने बात करें, आप 12 महीने बात करें। बट आप इसमें, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव पेपर्स हैं, और दूसरी चीज जब आप अर्निंग के लिए या फाइनेंशियल नीड्स के लिए जॉब कर रहे हैं, तो अपने पैसों को क्यों फिर अनप्रिपेयर्ड या हाफ प्रिपेयर्ड में आप वेस्ट करें एग्जाम फीस के साथ। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मे बी फाइनेंशियली शायद ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, या वैसे ही पैसे बचाने की तरफ वो जाते हैं। अब तो फैसिलिटीज मौजूद हैं कि भाई वो क्लासेस ले सकते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, कॉलेज जाके ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल फॉर वट एवर रीजंस क्या करते हैं जनाब, कॉन्सेप्ट्स को सही तरह समझते नहीं है, रट्टे लगाते हैं और पेपर पास करने की तरफ जाते हैं। खैर, रट्टे लगाने के प्रोफेशनल लेवल पे आके रट्टा इतना ज्यादा चलता भी नहीं है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन बेस्ड पेपर्स होते हैं और उसमें बिल्कुल वो बिल्कुल। स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं भाई, हम उनको कहते हैं भाई क्लासेस लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पेपर्स हैं, रट्टे वाले पेपर नहीं है। अगर निकाल भी लिए तुमने किसी तरह तो आगे जाके स्ट्रगल करोगे। लेकिन ऐसे बिल्कुल लोग सही है। सुन नहीं रहे होते हैं। अब क्योंकि ऑब्वियसली मेरा मानना खुद का ये कि आपने रट्टा लगा लिया, रट्टा जो है वो एक फॉर अ टाइम बिंग याद रहता है, उसके बाद याद नहीं रहता। और अब उसके पीछे रैशनल क्या है, लॉजिक क्या है, वो नहीं पता होती। वो फिर आप इंटरव्यूज में जाएंगे तो फंस जाएंगे। अब ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, रट्टा जो है ना, वो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं पे भी शायद यूजफुल नहीं है, नंबर हम्म, वन। नंबर टू के रट्टा लगा के अगर आप पास हो भी जाते हैं, लेट्स से मैं अपनी मिसाल दूं, मैंने जो लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे, वो मैंने पढ़े थे कोई बैक इन 2004-5। इसके बाद मैंने कुछ आईकेप के अंदर कुछ थोड़ा बहुत टाइम पढ़ा नहीं पड़ा, बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आज भी मेरे दिमाग में, और उस पर मैं आज रिसेंटली क्वालिफाइड किसी भी चार्टर अकाउंटेंट से बैठ के उस पर और व्यू कर सकता हूँ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो ठीक है, अब वो आपको मिसाल के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि IFRS लेट्स से 6(2) के अंदर किस जगह पे क्या चीज लिखी है, कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर क्या होता है, ये आपको पता है। लेकिन हम्म, आपने इसको अगर रट लिया और इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो वो बेकार है। हम्म, ठीक है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स कौन से होते हैं आपने रट लिया, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो वो बेकार है। ठीक है, हम्म, तो कुछ चीजें डेफिनेटली आपको याद रखनी पड़ती है फॉर द सेक ऑफ के आप उसको अप्लाई कर सको। बट बिल्कुल। अगर आप सिर्फ उसको सिर्फ और सिर्फ आप याद रखने की नीयत से याद रख रहे हो, तो दूसरी चीज ये कि देखो, जब हम थे उस वक्त IAS 40 तक थे, और मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है तो उस वक्त एक भी IFRS नहीं है। ठीक है। उसके बाद उसके एक्सपोजर ड्राफ्ट कुछ थे, फिर उसके बाद IFRS आने शुरू हुए, और हम्म, आज मेरे ख्याल है हम 16 तक आ चुके हैं शायद। ठीक बिल्कुल। है, अब प्रॉब्लम ये है कि आप 40 IAS, उसमें से कुछ चले ठीक है खत्म हो गए, बट इन सबको मिला के कितनी चीजें याद रख सकते हो? तो प्रॉब्लम ये कि जब आपको ये पता होना चाहिए कि यार एक 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 पर्टिकुलर IAS के अंदर, IFRS के अंदर, किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर, लेट्स से टैक्सेस के हैं, कंपनीज ऑर्डिनेंस है, 10 चीजें और उसके अंदर लिखा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए कि यार ये चीज प्रैक्टिकली ऐसे हो नहीं सकती, और इसके मुझे कौन से IAS पे, कौन से क्लॉज पे या कौन से सेक्शन पे जाए, ये मुझे आना चाहिए। तो आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको देखिए, आप
ओपन बुक्स एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे दुनिया में हो रहे हैं, आई भी कर रहा है आई थिंक, और दूसरी भी मेरे ख्याल है ICAW या कोई और ICAW कर रहा है। ओपन बुक एग्जाम्स कर रहे हैं। तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया ना दुनिया से, कि जिसके अंदर आपको याद रखने की जरूरत है, आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज कहीं पे लिखी है, वहां तक आपको पहुंचना। और प्रैक्टिकली भी आप यही सिचुएशन करते हैं। हमारे पास हमें हर चीज तो याद नहीं होती, हम भी अपने या तो स्टाफ को यूज करते हैं, या कोई स्टैंडर्ड उठाते हैं, या कोई लॉ उठाते हैं, या लीगल एडवाइजर से मशवरा करते हैं। तो वो जो हमें बताता है उसकी बेसिस पर हम और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। बट एग्जाम्स पास करने के लिए यस इट्स रिक्वायर्ड होना चाहिए, बट टू द एक्सटेंट कि आप उसकी एप्लीकेशन पे फोकस हो, ना कि सिर्फ उसको याद करने के। अच्छा सर, एक टाइम होता था जैसे आपके टाइम पे करंट इश्यूज शायद ऑप्शनल क्वेश्चंस में होते थे कि मर्जी अटेम्प्ट करो ना करो, ठीक है। अब वो टाइम आ गया ACCA में कि करंट इश्यूज जो हैं वो लाजमी आपने अटेम्प्ट करना ही करना है। अच्छा, उसके होने के बावजूद मैंने नोटिस करा है कि लोग करंट इश्यूज को जो है वो इतना सीरियसली नहीं लेते। जैसे देखिए IFRS वगैरह में करंट इश्यूज आ गए। अब ये करंट इश्यूज का क्या हमें जब जॉब मार्केट में आते हैं तो इसके ऊपर हमारा होना चाहिए ग्रिप, या इसको नहीं, इग्नोर किया जा सकता है? डेफिनेटली देखो, आज आज हम बैठे हुए हैं ना, आज जिस सिनेरियो में हम बैठे हुए हैं, या मैं हूँ, मेरे साथ नीचे मेरी टीम बैठी हुई, तो आज मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो करंट सिनेरियोज की बेसिस पर मुझे रिस्क और उसकी मिटिगेटिंग फैक्टर्स बता सके। मेरे लिए वो आदमी आज जरूरी नहीं है जो मुझे बताए कि सर IAS 2 जो है ना वो आपको अकाउंटिंग ऐसे बोलता है, IAS 10 ऐसे बोलता है, IAS 16 ऐसे बोलता है, IAS 40 ऐसे। तो आपके ये डायनामिक्स डे टू डे चेंज होते जा रहे हैं। अगेन मैं वही कहूंगा कि अब आपकी एनालिसिस, आपकी डेटा साइंसेस वाली जो टेक्नोलॉजी है आपकी, जो अब आप इन चीजों पर काम कर रहे हो, तो यस वो बहुत जरूरी है। रीजन इसके आप उनके डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एक एक आइसोलेशन में बैठ के सिर्फ आप कह रहे हो कि यार मैंने स्टैंडर्ड में, मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मैं चैंपियन हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैं चैंपियन हूँ, तो वो ठीक है यार, वो टू द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन है, वो आपके एग्जाम पास करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। पर जब आप इंडस्ट्री में, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, तो उसकी जो एप्लीकेशन है अगेन वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि यार अभी मिसाल के तौर पे ये जो अनफॉर्चुनेट जो पूरी दुनिया इस वक्त इस डिजास्टर में है, अब हम्म, उसके पीछे उसके इम्पैक्ट क्या क्या आने हैं, ये फोर्सी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि USA की इकोनॉमी के खराब होने से कौन कौन से मुल्क खराब होंगे, और उन मुल्कों की वजह से हमारी कंपनी की सप्लाई चेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ना कि इस वक्त आप बैठ के मुझे हो गए तो ऑल द टाइम इम्पोर्टेंट था, हमारे वक्त में भी था। डेफिनेटली हमारा जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो हम्म, इतना मेच्योर उस जब हम थे उस वक्त तो बहुत कम था, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि शायद वो उतनी मेच्योरिटी पे नहीं पहुंचा जितना कि पहुंचना नहीं चाहिए। और पहुंचा। हम इस ओवरऑल जो जर्नल नॉलेज है, जो बिजनेस डायनेमिक्स है, या ये जो करंट अफेयर्स हैं, इसको हम बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से लेते हैं, बहुत ही नॉन सीरियस। सर, अब जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं, जो आजकल एक कोरोना वायरस की वजह से अब ये इम्पैक्ट आया है कि लोग घरों से बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है जब हम इस हालात से निकलेंगे तो क्या लगता है कि हम अब इकोनॉमीज जो हैं, और इन पर्टिकुलर पाकिस्तान के हिसाब से, क्या अब एम्प्लॉयर सोचेंगे कि अब हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ चले जाएं, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट अब आना शुरू हो जाए? क्योंकि दुनिया में तो काफी जगह, जैसे फॉर एग्जांपल वर्जन में तो ये आ गया है कि जो हमारे रिचर्ड भाई हैं, उन्होंने तो अपनी कंपनीज में बहुत जगह इंप्लीमेंट कर दिया कि घर बैठ के काम करो, जब आना हो मीटिंग्स होंगी आ जाना। तो ये अब हाँ ठीक दुनिया है, में ये देखिए आएगा? यार पाकिस्तान में देखें अभी तक हमारा वो कल्चर उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाया IT को, अनफॉर्चुनेटली। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की भी हम बात करें तो उनके लिए भी इवन इवन आज की डेट में ये बड़ा डिफिकल्ट है। नंबर 2 इज कि हमारी जो लेबर की जो कॉस्ट है ना वो बहुत मिनिमम कॉस्ट है। हम्म, आज भी हम देखा जाए तो 120 $130 पे खड़े हुए हैं मिनिमम वेज पे। या अगर हम अपने प्रोफेशनल जो हाईली स्किल्ड एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, उनके भी पे चेक्स जो हैं वो उतने बड़े अमाउंट के नहीं है जितना कि ग्लोबल है। हम्म, दूसरी चीज, हमारे पास जो लैंड है, जो हमारी ऑफिस प्रेमिसेस हैं, वो कंपैरेटिवली बड़ी चीप है, सस्ती है। हम्म, और साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतनी बड़ी ऑपरेशंस को हैंडल कर सके। मतलब हमारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें, या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी बात करें, या जो लोगों का अपना इंफ्रा है, जैसे लेट्स से आपके इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, आपके हम्म, सॉफ्टवेयर हैं, जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं जो इस किस्म की चीजों को हैंडल करते हैं। और हमारा अपना जो एक मॉरल
मैं कहूंगा कि वो जो चेकलिस्ट है ना, वो हाँ इस चीज के लिए आज तक प्रिपेयर्ड नहीं है। यार नहीं आज है, अगर हम हमारे लोग थोड़े डंडे के आदी है। वर्क फ्रॉम होम की हम बात करें तो इट्स गुड, अच्छा लगता है कि आप वो स्क्रीनशॉट्स लेके और अपनी डिफरेंट प्रोफाइल्स पे और डिफरेंट आप फोरम्स पे उसको लोड करें, बट इफेक्टिवली जो है आज भी हम उस चीज के लिए अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है कि हम वर्क फ्रॉम होम या कोई ऐसी चीज कर सकें। करना चाहिए, इट्स गुड, बट आई थिंक अभी हमें पाकिस्तान में शायद काफी टाइम लगेगा। सब फाइनली अब उन स्टूडेंट्स के लिए बात हो जाए जो ये कहते हैं कि यार मैंने पाकिस्तान से जाके काम करना है। कुछ तो ये होते हैं कि अभी अपनी जर्नी के दरमियान में ही होते हैं और जी मैंने दुबई जाना है, दुबई का बहुत लोगों में क्रेज है, ठीक है मैंने वहां जॉब करनी है। उनके लिए क्या एडवाइस होगी कि वो पढ़ाई खत्म करके जाएं, बीच में जाएं, और अगर वो जा रहे हैं कर लिया तो वो अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करके जाएं, उनके क्या टेक्निकल स्किल्स वगैरह होनी चाहिए कि उनको वहां पे जॉब्स वगैरह मिल जाए। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए स्पेशली हम लोग अगर दुबई जाते हैं, सॉरी, तो जी, वहां पे तो इंडियंस भी बैठे हुए हैं, वहां पे बंगाली भी बैठा हुआ है जो कि और कम पे काम करने को तैयार है। तो अब ये अपने आप को किस तरह जाके वहां तैयार करके जाए कि अपने आप को भाई मंजन बेच कर आ जाए और लग जाए वहां पे। देखिए मैंने जो शुरू में बात की थी ना, अगेन वो इररिस्पेक्टिव कि आप पाकिस्तान में रहते हो कि पाकिस्तान के बाहर जाते हो, ठीक है, हम्म। आपके अंदर डेडिकेशन, आपके अंदर ऑनेस्टी, आपके अंदर एबिलिटी और विलिंगनेस टू लर्न, ये ऑलवेज ओपन होनी चाहिए, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं। हम्म। पाकिस्तान में हमारे लिए लिमिटेशन ये है कि हमारा जिस किस्म का कल्चर डेवलप हो गया है विदाउट कंपटीशन, ठीक है, हम्म। इन पाकिस्तान, तो हमारे अंदर वो प्रोफेशनल जो स्किल्स है ना या एडॉप्टेबिलिटी वाला लेवल है वो बड़ा कम हो गया है। जब हम्म। हम इंटरनेशनली, मैंने एज सच कोई बाहर कोई काम नहीं किया, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना मैंने लोगों से सुना है, कोई दोस्त हैं, कोई जानने वाले हैं, उनसे बात होती रही, तो हमारे अंदर वो जो एक ईगो फैक्टर है अगेन, वो हम्म। बहुत ज्यादा है, नंबर वन। नंबर टू कि हम बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बड़ा अच्छा ज़हन दिया है, बड़े इंटेलिजेंस है हमारे पास, बट हम्म। हमारा जो जो वो एक क्राइटेरिया सेट हो गया है ना कि यार ये काम मेरे लिए नहीं है और मैं नहीं करूँगा, ये हम्म। वाली चीज को शायद हमें सबसे ज्यादा इग्नोर करने की जरूरत है। स्पेशली मैंने कहा कि देखें, जब ये इस वक्त आपका अपना मकसद है, आपका अपना एक 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 आपकी अपनी नीड है, कोई बाहर जाना चाहता है, अपनी सोशल फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, फैमिली डिस्टर्ब कर रहा है, अपनी सारा उसका जो भी यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ का जो तरीकेकार है, वो सबको सेक्रीफाइस करके बाहर जा रहा है, तो वो सिर्फ अपनी छोटी सी ईगो फैक्टर के लिए अपने आप को क्यों वो करता है, अपनी फ्यूचर को इस तरह से स्टेक पे लगाता है। इट्स बेटर आप जाएं और आप अपनी, मैं नहीं कहता कि आप अपनी वैल्यूज को खत्म कर दें या आप अपनी रिस्पेक्ट को खत्म कर दें, बट आपका जो फर्म इंस्टांस है, और देखिए दुनिया में कोई भी आदमी होगा, जब आप हम्म। उसको काम करके दोगे, वो कभी भी नहीं चाहेगा आपको लूज करना, ये बात हमें समझनी है। और ये हम भी रोज फेस करते हैं बीइंग एन एम्प्लॉयर, सर आज हमारे साथ ये हो गया, हमारी इंक्रीमेंट नहीं, हमें उस तरह से प्रमोशन नहीं। तो देखें, हम हमारे पास ठीक है कहीं ना कहीं फेवरिज्म आती है, बट ये शायद पाकिस्तान में है जिसके एचआर सिस्टम्स इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो वो बड़ी स्ट्रांग, बड़ा रिजिड किस्म के यूजुअली सिस्टम होते हैं, और आप अगर परफॉर्म कर रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो एक दफा शायद आपको फेवर नहीं करेगा, किसी दूसरे को कर देगा। बट मेरे पास आज कोई स्टाफ है जो जिसकी स्किल्स भी नहीं है, जो टेक्निकली भी साउंड नहीं है, बस वो मिसाल के तौर पे मेरे साथ बड़ा अटैच्ड है, तो मैं उसको कितना साल तक सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरी अपनी जॉब स्टेक पे आ जाएगी एक दो साल में, ठीक है ना, क्योंकि मुझे आउटपुट देना है आगे, मेरा आउटपुट उस पर डिपेंडेंट है, तो अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो मैं वीक हो जाऊंगा। ये सबको समझने की जरूरत है कि अगेन ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्डवर्किंग और मिनिमम ईगो फैक्टर के साथ काम करना चाहिए, चाहे जहां पे भी जाए, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सर एक दूसरा फैक्टर ये भी आता है कि हर कोई तो कह रहा है कि मैंने बाहर जाके काम करना है, मैंने पाकिस्तान में पाकिस्तान। नहीं रहना। तो हर कोई बाहर चला जाएगा तो पाकिस्तान को कौन सर्व करेगा, अपने मुल्क का क्या बनेगा, ये भी लोग नहीं समझते। नहीं, वो भी चीज है, वो भी ठीक है, लेकिन देखें अगेन मैं कहूंगा कि अगर लेट से वैसे हम वो, लोग इतने बदनाम हो चुके हैं, सॉरी बीच में काट रहा हूँ, हमारे जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पुतिन, वो कहते हैं हाँ पाकिस्तानी कौम वो कौम है जिसने बचपन यहाँ गुजारना है, हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है, छुट्टियां बनाने बाहर जाना है, ठीक है, जॉब करने बाहर जाना है, बस बुढ़ापा गुजारने और मरने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं। नहीं वो सही है, लेकिन देखो ना, एक तरफ दूसरी तरफ ये कि हमारी जो इस वक्त रेमिटेंसेज हैं वो पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर रही हैं, अगेन वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो उस वक्त बाहर गए हैं वही वही कंट्रीब्यूट उसमें ठीक ठाक कर रहे हैं। नंबर टू, कि दुनिया इसी तरीके से चलती है, हम एज अ ब्रांड एम्बेसडर बाहर जा रहे हैं जो पाकिस्तान का,
एज ब्रांड एम्बेसडर। नंबर 3 इज कि हमारी इस कंट्रीब्यूशन से हमारे मुल्क को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो आई थिंक ये सब चीजें भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे अगेन उतना आप रेवेन्यू जनरेट करके आ सकोगे। सर ये इस पॉइंट पे तो ये बात भी आ जाती है ना कि देखें हमारे मुल्क में ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज हैं और ये चीजें हैं बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है। और जो एक माइंडसेट बन चुका है वो पता है कि मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हर कोई जॉब्स की तरफ जाएगा तो जॉब्स क्रिएट कौन करेगा आगे जाके, क्योंकि जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं वो तो लिमिटेड है, वो लिमिटेड लोगों को जॉब्स दे देंगे। अब वहां पे लोग बैठे हुए होंगे तो जाहिर है फिर एक टाइम पे जॉब्स क्रिएट होना कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। नहीं ये भी है, लेकिन देखें ये 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 भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और हमारे माइंडसेट कम है हमारे मुल्क में जब एज कंपेयर टू यूएसए में जाए या और यूरोपियन कंट्रीज में जाए तो वहाँ पे है कि यार वो रिस्क टेकिंग लोग ज्यादा है। मुझे लगता है कि हमारे लोग थोड़ा रिस्क लेते हैं, घबराते हैं, तभी ज्यादातर लोग जॉब पहले सोचते हैं। ये भी चीज है, लेकिन देखें मैंने कहा ना, अब जैसे इस वक्त बहुत ज्यादा अगेन हम कुछ चीजों में बहुत पीछे हैं। जैसे अगर आप जो एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हो तो वो मोस्टली आईटी रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, कि जो आईटी की फील्ड के साथ एसोसिएटेड हैं, उसके साथ काम करते हैं। अदर देन दैट अगर आप देखते हो तो वो उतनी उसमें चीज नहीं दिखती है। और पाकिस्तान में अभी तक आईटी की डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो सकी कि जिस तरह से हो जानी चाहिए। आई थिंक ये भी एक लैकनेस है। और ठीक है, जिस एक्सटेंट तक हम अपने आप को अपनी कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं बीइंग एम्प्लॉयड, वो भी ठीक है। आप देखो वैल्यू ऐड तो कर रहे हो ना, हमारे अंदर जो एजुकेशनल उसका लेवल है वो बड़ा कम है, ठीक है, तो हम अपने आप को एटलीस्ट उसके थ्रू इम्प्रूव कर लें। ठीक, सही है सर। थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला फिर इन फ्यूचर आपकी खिदमत फिर चाहिए होगी तो आपको फोन करेंगे। नॉट अ प्रॉब्लम, एनी टाइम एनी टाइम एनी थैंक यू टाइम। सर। ओके, थैंक यू। हाफिज।